जैसे पुतिन है, जैसे मोदी जी है। मोदी जी को जैसे तमगे दिए जाते हैं कि फासिस्ट है, तानाशाह है। जिस दिन पुतिन आया उसी दिन एयरलाइन का मसला खड़ा कर दिया। कोई भी सरकार हर एक आदमी को खुश नहीं रख सकती। They said what we'll do is हम ये लोगों को हम जोड़ लेंगे हमारे साथ, उनको बाकी से मदद करेंगे। उनके माध्यम से हम उस देश में अराजक पैदा करेंगे कि स्टूडेंट्स को आगे किया, नेपाल में भी स्टूडेंट्स को आगे किया, बूढ़ी महिलाओं को, बच्चों को भी दिल्ली में बिठा दिया था। किसी भी देश का हित उनको करना नहीं है, उसमें उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनको हमको जो रेजिम अच्छा नहीं लगता उसको हटाना, बस इतना ही उनका मकसद है। नमस्कार, मैं प्रतिभा शर्मा और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट पॉडकास्ट। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अभिजीत जोग जी, जो कि एक ऑथर हैं और इनकी आज बुक लॉन्च हो रही है, भारत दैट इज़ इंडिया। इनसे पहले भी ये आप बुक्स लिख चुके हैं लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम को बस्ट करने के लिए और भारत की पॉलिटिक्स, कल्चर, हिस्ट्री पर जी। और उन बुक्स का नाम है टर्माइट्स, असत्यमेव जयते। आपकी बुक्स पर हम बात करें, इससे पहले मैं बात करना चाहूँगी जो अभी हैपनिंग है हमारे देश में, क्योंकि बहुत ही बिजी वीक रहा है। बिल्कुल। रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अभी 2 डेज की स्टेट विजिट पे यहाँ पे आए थे और उस दौरान बहुत कुछ हुआ। सॉर्ट ऑफ वेस्ट से एक प्रोपेगेंडा चला कि हम एक मास मर्डरर को इनवाइट कर रहे हैं अपने देश में और उनका वेलकम कर रहे हैं, इतना ग्रैंड तरीके से उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं एक मास मर्डरर को, क्योंकि यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के कारण शायद वो इस तरह से बोल रहे थे। और बीते दिनों में भी यूएस ने जिस तरह से हम पे इम्पोजिशंस लगाए हैं, टैरिफ्स लगाए हैं रशिया के साथ रिलेशंस को लेकर, ऐसे ही हमारे देश में भी कुछ लोग हैं जो रशिया को के साथ हमारे रिलेशंस को लेकर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किए हैं मोदी गवर्नमेंट को। और उसी के साथ साथ हमने देखा है कि सिमिलरली जो इंसिडेंट्स चले हैं, अभी जो इंडिगो का मामला ही ले लें कि एक छोटे से कानून को पालन नहीं किया गया और फिर जिस तरह की सिचुएशन बनी, तो क्या ये कॉन्स्टेंट है कि ये पुतिन के आने के बाद ही हुआ? आपको यही टाइमिंग क्यों मिली? क्योंकि कानून तो पिछले साल से ही लागू हो गया था, धीरे-धीरे इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू हो रहे थे, लेकिन जो ये सिचुएशन बनी, ये कल ही बनी जब पुतिन यहाँ पे थे दिल्ली में। तो आप हमें थोड़ा बताइए कि इन सब का क्या कॉन्सिक्वेंस है? ये सब मिले हुए हैं, लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम इस बात पे इतना क्यों ट्रिगर्ड है? और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आप इसे थोड़ा-सा समझाइए हमको। एक्चुअली ये ऐसा है कि अमेरिकन डीप स्टेट और लेफ्ट इकोसिस्टम ये दोनों हाथ में हाथ डाल के एक साथ में काम करते हैं। और अमेरिकन डीप स्टेट का ये मानना है कि जो अपनी देश के बारे में सोचता है, जो अपने भरोसे पे निर्णय करता है, उसको वो हटाना चाहते हैं अपने रास्ते से। उनका ये कहना है कि हर एक देश में दुनिया के अमेरिका के बोलने के मुताबिक निर्णय लेने चाहिए। उनके पॉलिटिकल डिसीजंस, उनके इकोनॉमिक डिसीजंस शुड बी कन्वीनियंट टू अमेरिका, एंड इफ दे आर इनकन्वीनियंट देन दे विल प्लान रेजिम चेंज ऑपरेशन करने वाले कोई एक्सपर्ट्स है उनके पास, जो कि आपने रिसेंटली देखा भी है, जो हमने देखा भी है, बांग्लादेश में देखा है, कई जगह देखा है। और जो उनके खिलाफ भी नहीं हम बोल सकते, लेकिन जो स्वतंत्रता से निर्णय लेते हैं, इंडिपेंडेंट डिसीजन लेते हैं, जैसे पुतिन है, जैसे मोदी जी है, तो वो अपने देश के हित में निर्णय लेते हैं। वो ये नहीं सोचते कि अमेरिका को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, ये सब बातें सोचते नहीं है। वो ये बोलते हैं कि हमारे देश के लिए जो अच्छा है वो हम करेंगे, और यही उनका काम है। लेकिन ऐसे निर्णय लेने वाले जो लोग होते हैं, उनको वो इस हद तक क्रिटिसाइज करते हैं कि वो उनको करीब करीब डीह्यूमनाइज कर देते हैं। मतलब ये कोई राक्षस है, इस तरह से उन्हें पेश करते हैं। हाँ, हमने सुना है कि मोदी जी को जैसे तमगे दिए जाते हैं कि फासिस्ट है, तानाशाह है। करेक्ट। तो ये इसी तो अभी बात ये का हिस्सा मास है। मर्डर बोल रहे हैं पुतिन को। जैसे जो न्यूयॉर्क में नए मेयर बने हैं ममदानी, उन्होंने मोदी जी के बारे में भी बोला था कि ही इज अ मास मर्डरर। हाँ, गुजरात राइट्स में उन्होंने इस कदर झूठ बोला था कि गुजरात में अभी कोई मुस्लिम बचा ही नहीं है, सबको इन्होंने मार डाला है। तो जो इतनी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे बैठ रहा है आदमी, अगर इस तरह से बात करता है तो उनको झूठ बोलने में कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छी बात आपने ममदानी को मेंशन किया, क्योंकि ममदानी अभी तक इंडिया आए भी नहीं है। बिल्कुल। उन्होंने एक अपना जो पुराना कनेक्शन है उनके पिताजी का, क्योंकि वो तो युगांडा में जन्मे और फिर जाके अमेरिका में इमिग्रेंट बन गए। करेक्ट। पर उन्होंने कॉन्टेक्स्ट निकाला इंडिया का जीतने के लिए, क्योंकि यही है वोट पावर। उन्होंने बॉलीवुड गानों का यूज किया जीतने के लिए। अच्छा, आप ट्रंप को भी ले लें तो ट्रंप ने उनको पहले तो डिस किया कि ये तो लेफ्टिस्ट है, ये तो इमिग्रेंट है, उनकी
पॉलिसीज मैच नहीं करती हैं, लेकिन जीतने में भी हेल्प की और फिर उनको प्रमोट भी कर रहे हैं, उनके साथ बिल्कुल। फोटोज भी खिंचा रहे हैं। तो बिल्कुल। ये इकोसिस्टम किस तरह से काम कर रहा है? क्योंकि इकोसिस्टम, जैसा मैंने बोला कि अमेरिकन डीप स्टेट एंड लेफ्टिस्ट आर ऑल वर्किंग टुगेदर। और जैसा आपने पूछा कि पुतिन जब आए तभी ये सब क्यों हुआ, तो ये भी बिल्कुल कोई योगायोग नहीं है। दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस। ये सोच के उन्होंने किया है कि जब भी कोई बड़ा नेता भारत में आता है और वो उनको पसंद नहीं है, तो उस विजिट को किस तरह से हम सप्रेस कर सके और कोई दूसरी न्यूज चला दे जिससे ये विजिट का इम्पोर्टेंस खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। और उसको क्रिटिसाइज भी करते, दोनों तरफ से उसको अटैक करते। जैसे आपको याद होगा कि जब ट्रम्प आए थे उनके पहले काल में, तब दिल्ली राइट्स उन्होंने करवाए थे। तो बराबर जिस दिन ट्रम्प आए उसी दिन राइट शुरू किए। अब जिस दिन पुतिन आए उसी दिन ये एयरलाइन का मसला खड़ा कर दिया। तो दे क्रिएट सच डिस्टर्बेंसेस फॉर टू थिंग्स। वन इज टू डिस्ट्रैक्ट अटेंशन कि पुतिन के विजिट का इम्पोर्टेंस कम हो जाना चाहिए, एंड ऑल द न्यूज शुड बी फ्लडेड विथ सम अदर न्यूज। जैसे दिल्ली राइट्स के न्यूज केम ऑन टॉप, दिस इंडिगो प्रॉब्लम केम ऑन टॉप। So the importance of the visit is suppressed. That is number one. And number two, on the other side, they criticize, saying that this man is a mass murderer and things like that. And Modi and Putin both are उनको पसंद नहीं है। मतलब अमेरिकन डीप स्टेट चाहती है कि दोनों को हम किसी तरह से हटा दें। तो इसलिए जब ये दोनों मिल के काम कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि कुछ महीनों से ये रशिया को आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं और भारत को भी आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी 18 दिसंबर को यूरोपियन यूनियन का एक बड़ा मीटिंग है और उसमें शायद वो ऐसा निर्णय करने वाले हैं कि रशिया के जो डिपॉजिट्स है यूरोप में, वो सब वो उसको मतलब अपनी तरफ लेने वाले हैं। मतलब वो उसको रशिया को अभी वापस नहीं करेंगे, ऐसा वो बोल रहे हैं। दैट काइंड ऑफ डिसीजन दे आर लाइकली टू टेक। I think something like 180 billion euros रशिया के डिपॉजिट्स है यूरोप में। So they are saying that we will just confiscate them, we will not return it to Russia। तो जो रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर की बात करते हैं वो उससे भी मुकर रहे हैं। तो उससे भी मुकर रहे हैं। तो इस हद तक वो जाने को तैयार है। भारत को भी इस तरह से आइसोलेट करने की कोशिश की कि बहुत बड़ा टैरिफ लगा दिया हमारे ऊपर। तो जैसा मैंने बोला कि जो इंडिपेंडेंट थिंकिंग करते हैं, इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेते हैं, अपने देश के हित में निर्णय लेते हैं, उनको वो चाहते नहीं। और पुतिन और मोदी दोनों इस तरह के लीडर्स हैं कि जो अपने देश का हित देखते हैं। जैसे मोदी जी ने बोला कि रशिया से ऑयल अगर मुझे सस्ते में मिल रहा है, मेरे देश का फायदा हो रहा है, तो मैं लूंगा। हाँ, उन्होंने नेशन फर्स्ट की नीति नीति वो अपनाते हैं। और उसी तरह पुतिन भी है। एक्चुअली रशिया 1991 में जब यूएसएसआर कोलैप्स हो गया, तब उन्होंने सोचा था कि हम अभी रशिया को कंट्रोल में रख सकेंगे। वो चाहते थे कि नेटो को हम इस कदर बढ़ाएंगे कि रशिया के बिल्कुल बॉर्डर तक लाके खड़ा कर देंगे। उनको हमेशा ये डर लगा रहता है कि किसी ना किसी दिन अगर रशिया पावरफुल रहेगा तो यूरोप को वो खा जाएगा। तो दे आर वेरी स्केर्ड कि रशिया, if Russian army is powerful, Russian economy is powerful and Russia is a powerful country, तो पूरे यूरोप को वो धोखा पहुंचा सकता है। तो इसके लिए वो चाहते हैं कि नाटो शुड एक्सपांड टुवर्ड्स रशिया। और ये झगड़ा जो है रशिया और यूक्रेन का, उसका आधार यही है कि नाटो एक्सपेंड कि नाटो हैज गॉन टू यूक्रेन नाउ, व्हिच इट वाज प्रॉमिस्ड टू रशिया in 1991 that NATO will not expand towards the east, and on that basis this entire arrangement was done। बट वो प्रॉमिस उन्होंने तोड़ दिया कि वो उनको ऐसा लगता था कि अभी रशिया की तरफ कोई पावरफुल लीडर नहीं है, यूएसएसआर हैज कोलैप्स्ड, तो रशिया को हम धीरे धीरे दबा देंगे। लेकिन उनके दुर्भाग्य से पुतिन केम अप एज अ वेरी वेरी स्ट्रांग लीडर। पुतिन हैज गॉट वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री। तो इतिहास में क्या हुआ है, हमको क्या क्या प्रोमिसेस दिए गए थे, इसका पूरा ज्ञान है उसको। तो he is very powerful, very knowledgeable. So he is saying that I will not allow this bullying by the West, and he stood firm. तो that ये वो सहन नहीं कर सकते। This is something they cannot tolerate.
तो इसलिए वो चाहते हैं कि पुतिन को हटा दे। सेम इज द केस विद मोदी जी। मोदी जी ने बोला कि मैं उससे, व्हेन दे सेड नो एवरीबडी शुड बैन रशिया एंड हैव नो इकोनॉमिक कनेक्शंस विद रशिया, मोदी जी सेड नो, आई विल बाय ऑयल फ्रॉम रशिया बिकॉज इट इज इन माय कंट्रीज इंटरेस्ट। तो ऐसे लीडर उनको पसंद नहीं है। इसलिए जब मोदी और पुतिन मिल रहे हैं तो उनके मन में बहुत ट्रिगर हो बड़ी, जाते हैं, बहुत ट्रिगर हो जाते हैं। जबकि रिसेंटली डोनाल्ड ट्रम्प भी पुतिन से मिल चुके हैं, तब ऐसी कोई स्लर्स नहीं है कि आप मास मर्डर से वही है जो लॉजिक जो है, लॉजिक अप्लाई नहीं करता है, लेफ्ट पे अप्लाई नहीं होता है। जैसे फैक्ट्स की बात आती है लेफ्टिस्ट भाग जाते हैं। व्हाटएवर इज कन्वीनियंट फॉर यूएसए दे विल डू इट। और उसमें फिर दे नीड नॉट बी कंसिस्टेंट। वो चाहते हैं कि हम ऐसा कुछ, वी डोंट फॉलो एनी रूल्स आर फॉर अदर्स, वी विल डू व्हाट वी वांट। हाँ, इसी से मुझे समझ में आता है कि ये एक तो लड़ाई होगी नेशनलिस्ट वर्सेस डीप स्टेट की सॉर्ट ऑफ, और वो बॉर्डर्स की इज्जत भी तब तक कर रहे हैं जब उनके एजेंडा को सूट कर रहा है। बिल्कुल। पर फिर वो आपकी बॉर्डर की इज्जत बनना बंद कर देंगे जबकि उनके एजेंडा को वो सूट नहीं करेगा, और सॉर्ट ऑफ वो आप पे ही इस तरह के सैंक्शंस लगाना स्टार्ट कर देंगे। अब क्योंकि आपने डीप स्टेट की भी बात की है इसमें और इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात आई रही है, तो मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी कि डीप स्टेट आपको क्या लगता है इंडिया में भी एक्टिव है? क्योंकि हमने ये वर्ड अभी बहुत रिसेंटली बहुत बार सुना है, डीप स्टेट, सोरोस और अमेरिका, यूरोप और इन सब का जितना कि ये कैसे कंट्रोल करते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को। रिसेंटली हमने देखा बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, इनमें रिजीम चेंज की जो घटनाएं हुई और उस तरह से बदलाव, उसके बाद में हमारे देश में भी कुछ ऐसी पार्टीज़ हैं जिनके लीडर, प्रोमिनेंट पार्टी के लीडर जेनजी हर चीज़ में मेंशन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आप सरकार से सवाल करो। सॉर्ट ऑफ उनके दिमाग में है कि यहाँ पे भी जेनजी रिवोल्यूशन आ ही जाए। तो क्या ये यहाँ पर भी एक्टिव है और ये सॉर्ट ऑफ चल ही रहा है मोदी जी को हटाने का? क्योंकि 2014 में जो सरकार बदली उनसे किसी तरह से डीप स्टेट को कुछ नुकसान पहुंचा है, क्योंकि अब भारत उस तरह के निर्णय नहीं ले रहा जिस तरह का वेस्ट चाहता है और यहाँ पे जेनजी रेवोल्यूशन की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल की जा रही है। मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री बताता हूँ। जैसा मैंने बताया कि अमेरिकन डीप स्टेट का हमेशा यह कहना होता है कि जो हमारी बात नहीं मानेगा उसको हम हटा देंगे। तो पहले ये सब काम वो CIA के माध्यम से करते थे। CIA जो उनकी स्पाई एजेंसी है, तो सब खून खराबा होता था, तो अमेरिका की इमेज खराब हो जाती थी। तो अमेरिका अपनी इमेज बनाना चाहता है कि हम एक डेमोक्रेसी को प्रमोट करने वाले हैं, हम लिबरलिज्म को प्रमोट करने वाले हैं। सो दैट उनकी वो प्रतिमा जो है वो खराब हो जाती थी। तो उन्होंने एक उसके ऊपर सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने ये सोचा कि हर एक कंट्री में कोई ना कोई तो भी फ्रस्ट्रेटेड लोग होते हैं जो खुश नहीं रहते अपनी सरकार से। कोई भी सरकार हर एक आदमी को खुश नहीं रख सकती है। तो देयर आर सम फ्रस्ट्रेटेड पीपल, सो दे सेड व्हाट वी विल डू इज हम ये लोगों को हम जोड़ लेंगे हमारे साथ, उनको पैसा देंगे, उनको बाकी सब मदद करेंगे, लॉजिस्टिक्स की मदद करेंगे, स्ट्रेटेजी की मदद करेंगे, और उनके माध्यम से हम उस देश में अराजक पैदा कर देंगे। और इस तरह अराजक पैदा करेंगे कि उसका अंजाम यह होगा कि वो सरकार कोलैप्स हो जाएगी। और इसी टूल किट के साथ उन्होंने कई देशों में सरकार बंद कर दी है। इसके लिए उन्होंने एक संस्था बनाई, नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी। तो ये क्या बोलते हैं कि सो एंड सो कंट्री में डेमोक्रेसी इज़ नॉट देयर, तो वहाँ पे डेमोक्रेसी लाने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। कोई देश में अगर डेमोक्रेसी है तो उसको बोलते हैं कि ये डेमोक्रेसी अभी वीक हो रही है, जैसे आज भारत के बारे में बोलते हैं। भारत में ये तो नहीं बोल सकते कि डेमोक्रेसी नहीं है, तो ये बोलते हैं कि भारत की डेमोक्रेसी अभी वीक हो रही है, तो इसे फिक्स करने की जरूरत है। तो इसको फिक्स करने की जरूरत है, इसके लिए हम ये लोगों को मदद कर रहे हैं। तो ये सोच से वो काम करते हैं और डायरेक्ट अटैक करने के बजाय हमारे देश के अंदर ही कुछ लोगों को पकड़ते हैं, उनको अपने साथ जोड़ते हैं और उनको इस तरह इनेबल करते हैं, उनको इतना पैसा देते हैं, उनको इतनी बाकी सब मदद देते हैं कि वो अपने देश में अराजक पैदा कर सके। और अराजक पैदा करने के लिए वो ऐसा कोई वर्ग अपने साथ में जोड़ते हैं कि जिसके लिए बहुत जल्दी सिंपैथी पैदा हो जाती है। जैसे भारत में किसानों के साथ उन्होंने प्रयोग किया है, किसान आंदोलन करवाया। तो किसान जब रास्ते पे बैठते हैं तो पूरे भारत को उनके बारे में सिंपैथी लगती है कि इतने ठंड में ये लोग बैठे हैं, किसान हैं, किसान के बारे में हमारे दिल में हमेशा कोई ना कोई सिंपैथी रहती है। तो ऐसा वर्ग यूज करते हैं। दूसरा जेन जी का भी वही हाल है कि जब 16-17 साल के बच्चे अगर रास्ते पे आ जाएंगे तो लोगों को उनके बारे में सिंपैथी लगती है।
सडनली लोग बोलते कि उनके ऊपर आप जुल्म मत करो, एंड देन दे टेक एडवांटेज ऑफ दैट, और वो अराजकता शुरू कर देते हैं, वो हिंसा शुरू कर देते हैं, और वो इस हद तक बढ़ जाती है कि गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाता है। जैसा हमने देखा बांग्लादेश में, बिल्कुल वही यही किया उन्होंने कि स्टूडेंट्स को आगे किया, नेपाल में भी स्टूडेंट्स को आगे किया। तो स्टूडेंट्स है, फार्मर्स है, जिनको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, जैसे बूढ़ी महिलाओं को, बच्चों को भी दिल्ली में बिठा दिया था वो दिल्ली राइट्स के टाइम पे, ये जो शाहीन बाग जो हुआ था, और फिर वो फोटोज वायरल कर देते हैं। तो इतनी ठंड में इतनी बूढ़ी महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे रास्ते पे बैठे हैं, तो लोगों के दिल में सिंपैथी आ जाती है। तो ये स्ट्रेटेजी है, और इसके पीछे वो ऐसे लोग खड़े करते हैं कि जिनका वही लोग महिमा मंडन करते हैं। तो उनको मैक्साइसे अवार्ड दे देंगे, उनको कोई ना कोई स्कॉलरशिप्स दे देंगे। तो ऐसा लगता है कि यही हमारे नुमाइंदे हैं, यही हमको बचाने वाले हैं। तो उसको बोलते हैं अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स। तो बोलते हैं कि मेन पॉलिटिकल पार्टी जो है, उनके बारे में सब लोगों का जो विश्वास है वो पूरी तरह से ख़त्म होना चाहिए। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि पॉलिटिशियंस अच्छे हैं, लेकिन पॉलिटिशियंस आर एटलीस्ट अकाउंटेबल। उनको 5 साल में एक बार जनता के सामने जाना पड़ता है। ये जो बाकी लोग जो होते हैं, जो कोई उसको एनजीओ बोलते हैं या एक्टिविस्ट बोलते हैं, तो दे आर नॉट अकाउंटेबल। उनको किसी के सामने कोई जवाबदेही नहीं है। तो ऐसे लोगों को अगर आप बढ़ा दोगे और लोगों को ऐसा भरोसा दोगे कि यही आपको बचाने वाले हैं, तो उनके माध्यम से ये अराजकता पैदा करने की कोशिश करते हैं। जैसा हमने अभी लद्दाख में भी देखा। हाँ, हमने लद्दाख में देखा, हमने रेसलिंग प्रोटेस्ट में देखा था, हमने किसान आंदोलन में देखा था, और अभी अभी रिसेंटली लद्दाख का तो हुआ ही, और उसके बाद जो दिल्ली में प्रदूषण के नाम पर जो नक्सली सामने आकर उन्होंने जेनजी का प्रोटेस्ट करवाने की कोशिश की। जैसे बांग्लादेश में आप देखेंगे तो मोहम्मद यूनुस जो थे, वो तो कोई पॉलिटिशियन नहीं थे, बट उनको इस तरह उनका महिमा मंडन किया था, उनको तो नोबेल प्राइज दे दिया था, और उनको इस तरह उनकी प्रतिमा खड़ी कर दी कि अभी बांग्लादेश को बचाने वाले सिर्फ यही है। लेकिन उन्होंने जो शेख हसीना को हटाया, उसके बाद उस देश का क्या हाल हो रहा है ये आज हम देख रहे हैं। तो उनको किसी भी देश का हित उनको करना नहीं है, उसमें उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनको हमको जो रेजिम अच्छा नहीं लगता उसको हटाना, बस इतना ही उनका मकसद होता है। हाँ, ताकि उस देश का पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाए, स्टेबिलिटी चली जाए वहाँ की, और सोसाइटी कोलैप्स हो जाए, और इकोनॉमिक तौर पे भी वो इतना गिर जाए कि फिर से वो ऐसा डिसीजन ना ले पाए इंडिपेंडेंट। करेक्ट। तो यही उनका रहा है, और ये हमने भारत में देखा है बहुत सारी कोशिशें होते हुए। और जैसे ही सरकार इन कोशिशों को दबा रही है, क्योंकि सरकार ने काफ़ी अच्छा काम किया है, किसान आंदोलन हो गया, रेसलिंग प्रोटेस्ट, और अभी जो लद्दाख में हुआ, इवन जो अभी दिल्ली में पॉल्यूशन प्रोटेस्ट के नाम पर नक्सलियों के जयकारे लग रहे थे, उस पर हमने सरकार का काम देखा है। पर जैसे ही इस तरह सरकार उनको शांत करवाती है या उन पर एक्शन लेती है, तो एक लॉबी, एक इकोसिस्टम शुरू हो जाता है उनको बचाने के लिए, उनको ह्यूमनाइज एंगल देने के लिए। उनकी बैक स्टोरी ले आएंगे कि फलाने की माँ ऐसे गरीब थी, उनकी झोपड़ी में रहते हैं, या फिर आतंकवादी की भी एक बैक स्टोरी है। तो सबको सपोर्ट करने के लिए पूरा एक इकोसिस्टम लागू होता है। उनके 2 चीजें होती हैं कि या तो वो संयुक्त रूप से चुप हो जाएंगे कि हम किसी के बारे में कुछ बोल नहीं रहे हैं, अपोजिट नहीं बोलेंगे, या फिर वो समर्थन में इस तरह की स्टोरीज लेके आएंगे और सॉर्ट ऑफ सरकार की गलती बता देंगे। और ये हमने इंडिया में बहुत देखा है। और इंडिया में तो मेरा क्वेश्चन ये है कि एक तो लेफ्टिस्ट इतने नाखुश क्यों रहते हैं, और इंडिया में इनकी क्या स्थिति है, अभी किस तरह से पॉलिटिक्स को अफेक्ट कर रहे हैं? एक तो पहले मैं एक बताना चाहता हूँ कि इस तरह से जब किसी भी वर्ग को सामने रख के वो जब अराजकता पैदा करते हैं, तो उसको बहुत होशियारी से हैंडल करना पड़ता है, जो भारत ने किया है। अगर उनके ऊपर गोली चल गई तो फिर समाज में गुस्सा बढ़ जाता है, क्योंकि पहले से ही सिंपैथी होती है उनके बारे में। तो बांग्लादेश ने वो गलती की कि स्टूडेंट्स के ऊपर गोलियां चला दी, तो सब भड़क गया। नेपाल में भी वही हुआ, तो आंदोलन बिल्कुल हाथ से निकल गया था। मोदी जी ने वो गलती नहीं की, भारत ने वो गलती नहीं की। तो हम हमेशा सोचते हैं कई बार कि अरे सरकार कुछ करती क्यों नहीं है, किसानों ने इतना रास्ता बंद कर दिया, तो उठाते क्यों नहीं उनको। किसानों के टाइम पर ये सवाल उठे थे कि जब वो लाल किले पे चढ़ गए तो मोदी जी ने गोली क्यों नहीं किया। पर गोली चल जाती तो वो और हिंसक हो सकता था। वो तो इसीलिए
उनको तो वो चाहिए कि गोली चले। इसके पीछे जो लोग होते हैं कि जो ये सब लोगों को भड़काते हैं, उनको ये तो उनकी इच्छा रहती है कि इनके ऊपर गोली चले, कुछ 100-200 लोग मर जाए, ताकि ये इतना भड़क जाए कि फिर हाथ से निकल जाए सरकार की। तो उनको कभी भी हमको जनता को ये ध्यान में रहना चाहिए कि ऐसा कभी मौका आता है तो सरकार अगर उनको बहुत पेशेंटली हैंडल कर रही है तो हमको सरकार के पीछे खड़ा रहना है। हमको सरकार के ऊपर प्रेशर नहीं लाना है कि इनको हटाओ, क्योंकि अगर हटाने की कोशिश करेंगे, अगर बल का प्रयोग करेंगे तो वो हाथ से निकल सकता है। तो इसलिए ये एक पहली बात है। दूसरा, आपने जो सवाल पूछा कि लेफ्ट इतने नाराज क्यों रहते हैं, हाँ, लेफ्ट इतना नाराज क्यों रहते हैं? वो हर बात से नाखुश होते हैं। कुछ भी बना लो, देश कितनी तरक्की कर जाए, वो नाखुश होने का एक कारण ढूंढ ही लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और इसी से सब लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी निकलती है। एक्चुअली आप बिल्कुल उसके मूल तक जाएंगे लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के, तो वहाँ पे आपको हेट्रेड दिखता है। एट द कोर ऑफ लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी इज हेट्रेड। और ऐसा नहीं है कि ये मैं बोल रहा हूँ, वो लोग बोलते हैं। जैसे लेनिन थे जिन्होंने रशिया में कम्युनिस्ट क्रांति करवाई, तो वो खुल के बोलते थे। उन्होंने बोला है कि क्रांति के लिए विद्वेष बहुत आवश्यक है, हेट्रेड इज इम्पोर्टेंट फॉर रिवोल्यूशन। और वो बोलते हैं कि अगर माँ बाप कम्युनिस्ट नहीं है तो बच्चों को भी उनका विद्वेष करने को सिखाना चाहिए। सो यू शुड टीच द चिल्ड्रन टू हेट देयर पेरेंट्स इफ दे आर नॉट कम्युनिस्ट। तो हेट इज द बेसिस ऑफ कम्युनिज्म। और उनका ये आधार होता है कम्युनिस्ट क्रांति लाने का कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मन में आप एंगर एंड रिजेंटमेंट, मतलब गुस्सा और हम रिजेंटमेंट को क्या बोल सकते हैं हिंदी में, जिंदगी से खुश नहीं रहना, नाखुशी, और या कंप्लेंट्स। हमेशा देयर शुड बी समथिंग बॉइलिंग इन देयर माइंड कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। सो दैट काइंड ऑफ अप्रोच। तो एंगर एंड रिजेंटमेंट जितने लोगों के मन में पैदा होगी, उतना वो समाज या वो देश कम्युनिस्ट क्रांति के लिए रेडी हो जाएगा। सो दे मैन्युफैक्चर रिजेंटमेंट। जहाँ पे सचमुच रिजेंटमेंट होने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे भी वो मैन्युफैक्चर कर देते हैं। तो दैट इज देयर स्ट्रैटेजी टू क्रिएट निगेटिव फीलिंग्स। तो आप जो बोल रहे हैं कि नाखुश को क्यों रहते हैं, तो उनके आइडियोलॉजी का आधार ही वही है, नाखुश रहना, नफरत पैदा करना। नाखुश रहना, नफरत पैदा करना, विद्वेष पैदा करना, गुस्सा पैदा करना, ताकि एक दिन वो इतना भड़क जाए कि क्रांति हो जाएगी। क्योंकि उनका मूल उद्देश्य यह है कि जो सामाजिक व्यवस्था है, उस सामाजिक व्यवस्था को उनको कोलैप्स करना है, उनको सुधार नहीं लाना है उसमें। हम क्या कोशिश करते हैं कि जो गलतियां हैं उसको गलतियों को दूर करो और हमारी व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, क्योंकि व्यवस्था अगर ध्वस्त हो जाएंगी तो अराजकता फैल जाएगी। और अराजकता फैलती है तो उसमें सबसे पहले जो गरीब लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, वही उसमें दबाए जाते हैं, उनका ही नुकसान होता है। तो जिनके नाम से ये क्रांति करते हैं, उनका सबसे पहले बलि चढ़ जाता है उसमें, शोषित वर्ग का, क्योंकि वो व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहते हैं। तो वो ये मेन फर्क है कि उनको व्यवस्था बनाए रखना ही नहीं है, उनको व्यवस्था को ध्वस्त करना। और इसके लिए उनको निगेटिव फीलिंग्स जो है वो जितनी बढ़ेंगी, जितनी भड़केगी, उतनी भड़काना, यही उनका काम है। तो नाराज क्यों रहते हैं? क्योंकि नाराजगी के ऊपर ही उनकी आइडियोलॉजी बेस्ड है। अब देखिए आयरनी क्या है कि अगर मैं कुछ बोल दूं या मेरे साथ के कोई लोग कुछ बोल दें उनके एजेंडे के खिलाफ, तो हम हेट मॉन्गर हैं, हम संघी हैं, हम बीजेपी वाले हैं, हम मोदी भक्त, अंध भक्त हैं। तो हमारे लिए ऐसे ऐसे शब्दों का यूज़ किया जाता है। अब क्योंकि आपने बोला कि लेफ्टिस्ट ना खुश रहते हैं और कम्युनिस्ट क्रांति लाना चाहते हैं, बट हमने देखा है कि कम्युनिस्ट क्रांति कभी उस तरह से सफल नहीं रही। ऐसा कोई देश है नहीं जो कम्युनिज्म को अपना के सक्सेसफुल हो गया हो। हमारे देश में भी अभी देख लें तो कम्युनिज्म तो डेड ही है एक तरह से, पॉलिटिकली भी देखें। पर एक बात ये है कि माओवाद और मार्क्सवाद दोनों की जब बात करें, भले इनको अलग अलग बोला जाए, पर ये है कि ये इल्यूजन क्रिएट किया गया है, मूलतः एक ही है। तो माओवाद जो खूनी खराबा वाला है, जंगल वाला जो माओवाद है, वो तो सॉर्ट ऑफ खत्म हो गया है। और जो अभी नक्सल अभियान चल रहा है उसमें खत्म हो ही जाएगा, आधे से ज़्यादा लोग सरेंडर करने आए गए हैं। पर ऐसे में भी हम देखते हैं कि डी राजा जैसे लीडर्स आ जाते हैं कि नक्सलियों को खत्म करने की क्या ज़रूरत है, वो बोल देते हैं।
पर एकेडमिकली अभी ये बहुत चल रहा है और एलीट वर्ग में कम्युनिज्म अभी जिंदा है कहीं ना कहीं, मार्क्सवाद माओवाद दोनों। तो मैं पूछना चाह रही थी कि माओवादी तो खत्म हो गए, माओवाद कब खत्म होगा? आज से 20-30 साल बाद भी ये एकेडमिकली हमारे यहाँ बीच में बने रहेंगे और सॉर्ट ऑफ इस चीज़ को आगे बढ़ाते रहेंगे? इनकी कम्युनिस्ट क्रांति जंगल से नहीं, अब शिक्षा संस्थानों से चलेगी? माओवाद खत्म हो गया ऐसा जो लोग आजकल मानते हैं, वो एक बहुत ही गलत बात है। अच्छा। क्योंकि जैसा आपने सही कहा कि जंगल का माओवाद खत्म हो रहा है, जो हिंसा के ऊपर आधारित है, जो स्टेन गन और राइफल्स लेके काम करते हैं, वो तो सरेंडर कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम सरकार कर रही है, और वो तो करीब करीब खत्म हो गया और खत्म हो जाएगा। जो अमित शाह जी ने उसका जो टारगेट रखा है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये मान के चलेंगे कि इसका मतलब माओवाद कम्युनिज्म खत्म हो गया, तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। क्योंकि ये खत्म नहीं होगा जब तक ये जो अर्बन नक्सल्स हम जिन्हें बोलते हैं, जिसको मैं कल्चरल मार्क्सिस्ट बोलता हूँ, वो कल्चरल मार्क्सिस्ट ही है। क्योंकि थोड़ा सा आपको मैं संक्षेप में बताता हूँ कि मार्क्स ने जो मार्क्सवाद प्रस्तुत किया था, उसका कहना था कि जो क्रांति होगी वो रक्त रंजित क्रांति होगी, मतलब लहूलुहान क्रांति होगी, और वो बंदूक से निकलेगी। और उसका आधार उसने बोला था कि इकोनॉमिक पैरामीटर्स के ऊपर होगी। फॉल्ट लाइन्स विल बी इकोनॉमिक, मतलब पूंजीपति बनाम मजदूर या अमीर लोग बनाम गरीब लोग, इस आधार पर क्रांति होगी, इस आधार पर संघर्ष होगा। तो वो कुछ हुआ नहीं, मतलब उसमें पूरी तरह से वो फेल हो गए। वो जो क्रांति थी, उसने बोला था कि ये सबसे पहले जहाँ सबसे ज़्यादा औद्योगिकरण हुआ है, मतलब जर्मनी और इंग्लैंड, वहाँ पे होगी, क्योंकि उस ज़माने में सबसे ज़्यादा औद्योगिकरण ये दो देशों में हुआ था। तो वहाँ पे कभी भी क्रांति नहीं हुई, वहाँ के लोगों ने बिल्कुल पीठ कर दी क्रांति की तरफ। तो उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी पोस्ट मार्क्स, और उन्होंने बोला कि अभी जो ये लोग क्यों नहीं क्रांति के लिए तैयार होते, क्योंकि ये देश की जो संस्कृति है, वो संस्कृति को अपनी संस्कृति मानते हैं, उससे ये जुड़े रहते हैं, और इसलिए ये क्रांति के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो हमको ये करना है कि ये संस्कृति को पूरी तरह से ख़त्म करना है। और कैसे ख़त्म करेंगे? तो ये संस्कृति को बल देने वाली जो संस्थाएं हैं, वो संस्थाओं में हम अंदर घुस जाएंगे और उनको अंदर से धीरे धीरे इतना कमज़ोर करेंगे कि एक दिन वो सारी संस्थाएं कोलैप्स हो जाएंगी। और वो जब कोलैप्स हो जाएंगी तो वहाँ का पूरा कल्चर ख़त्म हो जाएगा, और कल्चर ख़त्म हो जाएगा तो वहाँ के लोग फिर कम्युनिज्म के लिए रेडी हो जाएंगे। तो इकोनॉमिक का आधार, आर्थिक आधार से वो सांस्कृतिक आधार पर लेके आए, और एक संघर्ष बिंदु से उन्होंने कई संघर्ष बिंदु पैदा कर दिए, क्योंकि इस कल्चर के कई फैसेट्स होते हैं, कई पहलू होते हैं। तो उन्होंने पुरुष विरुद्ध स्त्री, ये एक संघर्ष बिंदु हो गया। फिर रेस, ये एक संघर्ष बिंदु हो गया, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में धर्म एक संघर्ष बिंदु हो गया, जाति एक संघर्ष बिंदु हो गया। ये सब कल्चर के फैसेट्स हैं, कल्चर के पहलू है। तो ये संघर्ष अनेक पहलुओं पर उन्होंने भड़काना शुरू कर दिया, और ये रक्त रंजित क्रांति नहीं होगी, ऐसा उन्होंने बोला कि ये लंबे समय तक चलेगी। बहुत धीरे धीरे हम इनको अंदर से खोखला करेंगे, टर्माइट्स की। इसीलिए मैंने मेरी पुस्तक का नाम टर्माइट्स दिया है। अब हम समझ रहे हैं। और आपने बहुत अच्छा किया कि आपने कल्चर की बात की, क्योंकि मैं तो हमेशा से मानती हूँ कि कल्चर और धर्म को आप कभी पॉलिटिक्स से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि धर्म पहले आया है, तो धर्म आधार है आपकी विचारधारा का। आप जिस धर्म को पालन करोगे, आपकी विचारधारा उसी तरह शेप होती जाएगी। अब क्योंकि कल्चर को खत्म करने वाली बात है, तो किसी देश को खत्म करना है हमने, क्योंकि इन्वेडर्स को देखा है। हमारे देश तो बहुत पीड़ित रहा है इन्वेडर्स से, चाहे अंग्रेज हो गए, चाहे मुगल हो गए, हम बहुत साल इन्वेजन झेल चुके हैं। तो इन्वेजन का पहला रूल क्या होता है? वो आते हैं और आपके कल्चर पर अटैक करते हैं। आपके क्यों मंदिर तोड़े जाते हैं, क्यों ये सब धर्म को खत्म किया जाता है, क्यों कन्वर्जन कराया जाता है, क्यों आपको बोला जाता है कि आप तो पिछड़े हो, आप दबे हुए हो। ये सब जो किया गया वो इसीलिए था ताकि हमारा कल्चर खत्म हो जाए और फिर हमारी आइडियोलॉजी वो अपने हिसाब से शेप कर सकते हैं। अब ये आज नए रूप में चल रहा है। तो ये नया रूप क्या है और किस तरह से आज की जो लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम है, क्योंकि हम देखते हैं कि ये अटैक हमेशा हिंदुइज्म पे ही होता है भारत में, क्योंकि मानो या ना मानो भारत ओरिजिनली तो एक हिंदू राष्ट्र ही है। आप उसे घोषित नहीं कर सकते, बट ये जन्म तो यहीं से हुआ है और इसका आधार हिंदुइज्म है पूरा, हमारी आइडियोलॉजी का।
अब आप देखो कि वामपंथी किस तरह से काम करते हैं। अभी वेस्ट बंगाल में सीपीआईएम के सेक्रेटरी हैं, उनका नाम मैं भूल रही हूँ, वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है। इज अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। वो वैसे तो वामपंथी किसी के धर्म को नहीं मानते, बट उसके सेक्रेटरी हैं, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है। उन्होंने अपनी बेटी का निकाह पूरे रीति रिवाज से किया है। पर जब भगत सिंह की बात आती है तो ये लोग ऐलान कर देते हैं कि वो तो नास्तिक थे और वो वामपंथी थे। तो जब तक आप हिंदू, ईसाई, सिख, जैन इन धर्मों से आप आते हो तो आप नास्तिक हो, तो आप वामपंथी हो। पर अगर आप मुस्लिम हो तो आप मुस्लिम भी रह सकते हो, वामपंथी भी रह सकते हो। तो ये कौन से कल्चर को खत्म करने वाला आइडिया है, और किस तरह से लेफ्टिस्ट क्यों बार बार हिंदुइज्म पर अटैक करता रहता है? क्या ये इसी का हिस्सा है जो विमेन वर्सेस मैन आप बता रहे हो, रेस वर्सेस कलर का जो आ रहा है? जैसा मैंने बताया कि जब उन्होंने आधार संस्कृति के ऊपर वो लेके आए और संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं, तो जिस देश को ध्वस्त करना है, उस देश की जो प्रमुख सांस्कृतिक विचारधारा है उसको वो खत्म कर दें। तो वेस्टर्न कंट्रीज में उनका अटैक क्रिश्चियनिटी के ऊपर होता है। भारत में प्रमुख सांस्कृतिक विचारधारा कौन सी है? हिंदुइज्म। तो हिंदुइज्म के ऊपर अटैक करेंगे भारत में। तो उनका यही स्ट्रैटेजी होता है। और ये करने के लिए संस्कृति कहाँ से संवरती है? तो एक है फैमिली, इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली में जो संस्कार होते हैं परिवार में, उससे संस्कृति पनपती है। तो फैमिली के ऊपर इनका बहुत अटैक रहता है। फैमिली, इसलिए फैमिली तोड़ने में इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली मस्ट बी डिस्ट्रॉयड। ये तो उनका बिल्कुल फर्स्ट टॉप प्रायोरिटी है। दूसरा है रिलीजन से संस्कृति बढ़ती है। और तीसरा है देश प्रेम, कि हमारे देश के बारे में हमें अगर प्यार होगा तो हम हमारे देश की संस्कृति की रक्षा करेंगे। तो ये तीन चीज़ों को ख़त्म करने की वो बहुत जोर से कोशिश करते हैं। और इसमें भी सबसे टॉप पे होता है इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली को ख़त्म करना है, रिलीजन को ख़त्म करना है, देश प्रेम को ख़त्म करना है। और ये जब हम कर पाएंगे तब वो देश की संस्कृति ख़त्म हो जाएंगी। जब संस्कृति ख़त्म हो जाएगी तो वहाँ के लोग कम्युनिज्म के लिए तैयार हो जाएंगे। दैट इज़ द कोर आइडियोलॉजी ऑफ दिस कल्चरल मार्क्सिज्म। और भारत में फिर हिंदुइज्म के ऊपर इसी तरह से वो अटैक करते हैं। तो कुछ डीज है उनके जिनके आधार से वो हिंदुइज्म के ऊपर अटैक करते हैं। पहला होता है डी हिंदुआइजेशन। तो हिंदुइज्म से ज़्यादा गुटों को हिंदुइज्म से दूर करो। तो बोलते हैं दलित हिंदू नहीं है, हाँ, आदिवासी हिंदू नहीं है। अब बोलते हैं लिंगायत भी हिंदू नहीं है कर्नाटक के। तो धीरे धीरे करके एक एक क्लास को हिंदुइज्म से दूर करो। दैट इज वन। दूसरा है डिसअफेक्शन, मतलब जो लोग हैं हिंदू अभी भी है, उनके मन में अप्रियता पैदा करो अपने धर्म के बारे में। तो अपनी जो परंपराएं हैं, अपनी जो आस्थाएं हैं, अपनी जो श्रद्धाएं हैं, उनके बारे में प्रश्न खड़े करो, उनके बारे में भ्रम पैदा करो और लोगों के मन में कन्फ्यूजन पैदा करो कि ये सचमुच मानना जरूरी है कि नहीं। और धीरे धीरे ऐसा लगने लगता है कि नहीं, इसमें क्या है, कुछ नहीं, क्या जरूरत नहीं है। हाँ, हमने देखा है, जैसे मैं बात करूं मेरे एज ग्रुप के लोगों की, तो सॉर्ट ऑफ ये आ जाता है कि आप अगर बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेक हो, धर्म को मान रहे हो, हिंदुज्म को फॉलो कर रहे हो, तो आप रिग्रेसिव हो। इस तरह प्रमोट किया गया है कि हिंदुज्म बहुत रिग्रेसिव धर्म है। जबकि अगर हम बाकी मजहब धर्मों की बात करें तो कोई प्रोग्रेसिव आपको नज़र नहीं आएगी। विमेंस की हालत तो बहुत ही ख़राब है। क्रिश्चियनिटी में महिलाएं जलाई जा रही थी पहले, और इस्लाम की तो बात ही क्या करें, आज भी बहुत हालत ख़राब है वहाँ तो, पर वो मानने को तैयार नहीं है। बात आती है अटैक पे तो हिंदुज्म के हर छोटे छोटे बात को अंधविश्वास बता दिया जाता है। और ये सॉर्ट ऑफ जो अटैक हो रहा है, पॉलिटिकल अटैक्स हो रहे हैं। अभी जो वहाँ के हैं तमिलनाडु के जो सीएम है स्टालिन, उनके बेटे ने कहा कि वी वांट टू इरेडिकेट सनातन धर्म। ये मलेरिया है, डेंगू है, वही। हाँ, केरला में एलडीएफ गवर्नमेंट उसको खत्म करना चाह रही है। वेस्ट बंगाल का हालत आप जानते हैं। तो ये संस्थाएं कैसे काम कर रही हैं? और इवन राहुल गांधी, प्रोमिनेंटली में राहुल गांधी, जैसा मैंने बताया कि मैं आपको डी बोल रहा था, तो डी हिंदुआइजेशन, डिसअफेक्शन के ऊपर हम बात कर रहे थे। हाँ। कि आपके धर्म के बारे में आपकी श्रद्धा नहीं रहनी चाहिए, आस्था नहीं रहनी चाहिए, अफेक्शन आपको नहीं लगना चाहिए अपने धर्म के बारे में। उल्टा ऐसा लगना चाहिए कि मेरा धर्म कुछ ठीक नहीं है। तो इसलिए आपको अगर मैं बताऊं तो आपको बिल्कुल ध्यान आ जाएगा कि आजकल ये बोला जाता है कि प्रभु श्री राम की हम क्यों पूजा करें, क्योंकि वो पैट्रियार्कल थे, उन्होंने माता सीता को त्याग दिया। तो दैट मीन्स वो पुरुष सत्तावादी थे।
तो ये एक प्रश्न खड़ा कर दिया, भ्रम पैदा कर दिया। इसके जवाब हम दे सकते हैं, लेकिन कई लोगों को जवाब मालूम ही नहीं रहता है, क्योंकि हमने अपने धर्म के बारे में जानना ही छोड़ दिया है कई दशकों से। तो अगर बच्चे सवाल पूछेंगे तो माँ बाप को ही पता नहीं है, तो माँ बाप क्या बताएंगे। दूसरा, आपने सुना होगा, वो बोलते हैं कि काली माता की हम पूजा नहीं करेंगे, हम महिषासुर की पूजा करेंगे। हाँ। क्योंकि महिषासुर बहुजन समाज का प्रतिनिधि है। हाँ, रावण का भी महिमा मंडन रावण का महिमा मंडन करते हैं। महाराष्ट्र में वो बोलते हैं कि नासिक जो है उसको शूर्पणखा नखर बोलना चाहिए, क्योंकि शूर्पणखा का वहां पे उसको मारा था। दंडकारण्य वॉज इन नासिक, ऐसा बोलते हैं। तो दे क्रिएट सच डाउट्स इन द माइंड्स ऑफ पीपल, स्पेशली अमंग द यंग पीपल। क्योंकि युवा जो होते हैं वो बहुत आदर्शवादी होते हैं। हाँ। तो उनको सडनली मन में प्रश्न खड़े हो जाते हैं। स्टार्ट में सब लेफ्टिस्ट ही होते हैं। एग्जैक्टली ऐसा बोलते हैं कि if you when you are young and you are not a leftist, then you don't have a heart, and you are still a leftist when you are 30-35, then you don't have a brain. I can agree with that. So that is so youth are generally attracted towards leftism because वो प्रोग्रेसिव साउंड करता है। लेफ्ट जो होते हैं वो बहुत आकर्षक मुखौटे के पीछे काम करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है, क्योंकि उनका, जैसे मैंने बताया, कि मूल उद्देश्य है विध्वंस करना, अराजकता पैदा करना, हिंसा पैदा करना, हिंसा से विध्वंस पैदा करना, और उसके भी पीछे उसके मूल में है विद्वेष। तो ये है उनकी आइडियोलॉजी। बट उनको पता है कि ये आइडियोलॉजी अगर हम लोगों को दिखाएंगे तो हमारे तरफ कोई अट्रैक्ट नहीं होगा। तो ये जो चेहरा होता है, इसके ऊपर वो मुखौटे चढ़ा देते हैं। मुखौटों में क्या होता है कि सामाजिक न्याय की बात होती है, समानता की बात होती है, महिलाओं के अधिकारों की बात होती है, पर्यावरण की बात होती है। तो ये मुखौटों की तरफ युवा आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि उनके पीछे का चेहरा वो देख नहीं पाते, उनको पता ही नहीं है कि ये चेहरा क्या है। तो फिर ये इनका विरोध करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप ये कैसे बोल सकते हो कि सामाजिक न्याय का हम विरोध करते हैं? तो आप बोल ही नहीं सकते हो। तो इस तरह से वो अपना लोगों को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, साइकोलॉजिकली कंट्रोल में ले लेते हैं, और फिर अपना एजेंडा उनके माध्यम से वो पुश करने की कोशिश करते हैं। और ये हो जाता है कि ये तो युवाओं की मांग है, जबकि युवाओं की मांग होती नहीं है। सॉर्ट ऑफ हमारे युवाओं ने बहुत ही रिस्पॉन्सिबली बिहेव किया है रिसेंटली ईयर्स में। दे आर मोर पॉलिटिकली अवेयर नाउ, आई गेस, क्योंकि आज का यूथ पॉलिटिक्स को बहुत करीब से देख रहा है और उन्होंने अपनी चॉइसेस बनाई हैं। इवन देन, क्योंकि आपने सामाजिक न्याय की बात की, तो हाँ, लेफ्ट एक मिराज क्रिएट कर देता है इस तरह की दुनिया का कि सामाजिक न्याय के लिए हम लड़ रहे हैं। पर जब हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, मैं वापस से कम्युनिज्म पर आऊँगी, पर बीच में मैं एक छोटी सी चीज़ पूछना चाह रही थी कि सामाजिक न्याय की जब हम बात करते हैं, तब हमने अभी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स देखे हैं। उनमें से एक है इजराइल और फिलिस्तीन का। और इजराइल फिलिस्तीन के मामले में हमारे देश में बहुत सारी रैलीज निकाली गई फिलिस्तीन और हमास के सपोर्ट में। हमास तो एक आतंकवादी समर्थित ग्रुप है, या आतंकवादी ही ग्रुप है हमास। जब फिलिस्तीन इजराइल की बात आती है तो आपने देखा होगा कि विदेशों से लेकर देश में एक पूरा एजेंडा चला है इजराइल के खिलाफ। बात की जाती है कि वहाँ पे बच्चों को मारा जा रहा है, भूखे मर रहे हैं। देखिए, फिलिस्तीन से तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बात है आपके आतंकवाद से। आप जब फिलिस्तीन इजराइल की बात करते हैं तो आप 7 अक्टूबर को भूल नहीं सकते हैं। Correct. आपने सामाजिक न्याय की बात की, आपने विमेन राइट्स की बात की, पर सामाजिक न्याय और विमेन राइट्स कब थे? जब 7 अक्टूबर को हमास के आतंकवादियों ने वहाँ पे महिलाओं को मारा था, उनका रेप किया था। सिमिलरली, अगर सामाजिक न्याय की बात है तो बांग्लादेश में जो हिंदू मारे जा रहे हैं उनकी बात क्यों नहीं होती है? पाकिस्तान में जो हिंदू सिख मारे जाते हैं, उनकी बेटियों को घर से उठा के ले लिया जाता है, उन पे जो अत्याचार हो रहे हैं वो सामाजिक न्याय के घेरे में क्यों नहीं आते हैं? आपने इजराइल फिलिस्तीन का इतना बड़ा मुद्दा बना दिया। हमारे देश के लोग इस पर बात करने को तैयार नहीं है। सीएए पर दंगे भी इसी बात पर हो गए कि आप नहीं चाहते कि वहाँ की जो पीड़ित हिंदू है वो यहाँ पे आ जाएं, यहाँ शरण ले लिया। आपने उस पर भी एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा क्रिएट कर दिया। तो लेफ्ट किस तरह से इस मुखौटे में रहता है? और इजराइल फिलिस्तीन के मुद्दे पर आप थोड़ी सी, इजराइल और फलस्तीन का जो मुद्दा है उसमें मूल कहाँ है जो आज चल रहा है मुद्दा? इजरायली हॉस्टेजेस को उन्होंने पकड़ के रखा है। हाँ। तो आप ये क्यों नहीं कहते कि उनको छोड़ दो? हाँ। उनको अगर छोड़ देंगे तो इजराइल के पास कोई कारण ही नहीं बचेगा अटैक करने का। बिल्कुल। और तो लोग बोलते हैं कि इजराइल के ऊपर दबाव
लाना चाहते हैं, इसराइल को प्रेशराइज करना चाहते हैं कि आप युद्ध को बंद कर दो। हाँ, लेकिन असली कल्प्रिट तो हमास है। उसका जो कारण है कि उनके होस्टेजेस को उन्होंने पकड़ के रखा है इतने अत्याचार करने के बाद, उनको छोड़ दो, फिर पूरा मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। ऐसा आप क्यों नहीं बोलते हो? एक तो पहली बात ये है। दूसरा, जैसा आपने सही कहा कि पैलेस्तीनी और हमास, इनमें हमने फर्क करना चाहिए। आम पैलेस्तीनी को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, उनको उनके राइट्स मिलने चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब तक उनके ऊपर हमास राज कर रहा है तो पहले तो हमास को हटाना पड़ेगा ना, बिकॉज हमास आतंकवादी संगठन है। आतंकवादी संगठन के साथ हम एक इक्वल लेवल पे बात नहीं कर सकते। उनको पहले खत्म ही करना पड़ेगा, बिकॉज दे आर रिजॉर्टिंग टू वायलेंस। वो पैलेस्तीनी लोगों को भी वो दबाते हैं, उनके ऊपर भी वो अत्याचार करते हैं, क्योंकि वो तो है ही मूल रूप में आतंकवादी। तो दुनिया ने ये कहना चाहिए कि पहले इजरायली होस्टेजेस को छोड़ो, हमास को वहाँ से हटाओ, और फिर फिलिस्तीनी लोगों को न्याय मिलना चाहिए। ये सही बात है, पहली बात। और दूसरा ये है कि अगर आप विमेंस राइट्स की बात करते हो, आप डेमोक्रेसी की बात करते हो, पूरे मिडिल ईस्ट में विमेंस राइट्स कहाँ पे, विमेंस को राइट्स कहाँ पे मिलते हैं? केवल इजराइल में मिलते हैं। इजराइल में विमेंस को इक्वल राइट्स है। इजराइल, इवन वहाँ पे क्रिश्चियन से मुस्लिम सब प्यार से रहते हैं। अरब लोगों को वोटिंग करने के राइट्स कहाँ पे है? पूरे अरब कंट्रीज में कहीं पे भी डेमोक्रेसी नहीं है। द ओनली डेमोक्रेसी इन मिडिल ईस्ट इज इजराइल, जहाँ पे अरब्स, जूज, मुस्लिम, आई मीन एवरीबडी कैन वोट, एवरीबडी हैज गॉट ए इक्वल वोटिंग राइट। तो अगर आप सामाजिक न्याय की बात करते हो, आप महिलाओं के अधिकारों की बात करते हो, तो वो तो सिर्फ इजराइल में ही है अभी। उनका एग्जिस्टेंस इज ओनली इन इजराइल। तो आप क्या बात कर रहे हो? मतलब इजराइल को विलन बनाना ये बहुत स्ट्रेटेजिकली किया जा रहा है। लेकिन इसके पीछे के अगर फैक्ट्स देखेंगे तो फैक्ट्स से वो मेल नहीं खाता है। मतलब फैक्ट्स बिल्कुल अलग है और ये इनका प्रोपेगेंडा बिल्कुल अलग है। बट प्रोपेगेंडा टेक्निक के ऊपर इनका बहुत कंट्रोल और बहुत कमांड है, इसलिए ये इस तरह का प्रोपेगेंडा खड़ा कर देते हैं। और हर एक चीज़ के साथ वो प्रोग्रेसिविज्म एंड मॉडर्निटी को जोड़ देते हैं। तो अपने आप को अगर प्रोग्रेसिव दिखाना है तो यू शुड सपोर्ट पैलेस्टाइन। सो इफ़ यू वांट टू बी सीन एज अ गुड पर्सन, यू शुड सपोर्ट पैलेस्टाइन। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि दे मोनोपोलाइज गुडनेस। ये जो कल्चरल मार्क्सिज्म या वोकिज्म जिसे बोलते हैं, तो देयर स्ट्रेटेजी इज टू मोनोपोलाइज गुडनेस बाय यूजिंग दिस मास्क्स। तो मुखौटों की मदद से वो अच्छाई के ऊपर अपना एकाधिकार जमा लेते हैं। जो बोलते वो हैं तय करेंगे कि कौन अच्छा है, हाँ, कौन बुरा है। तो एक रेशा खींचते हैं अच्छाई की या मोरालिटी की, नैतिकता की। और आप अगर उनके आइडियोलॉजी को पूरी तरह से मानते हो तो आप रेखा की सही दिशा में हो, और आप उनको थोड़ा सा भी विरोध करते हो तो आप गलत दिशा में हो। और आप अगर गलत दिशा में होंगे तो आप उनके केवल वैचारिक विरोधक नहीं है, आप एक बुरे आदमी हो जाते हैं, आप एक विलन बन जाते हैं। और आपको इस तरह से डीह्यूमनाइज किया जाता है कि फिर आपके लिए समाज में कोई अस्तित्व बचता नहीं। मतलब आपको हिंसा करके गोली नहीं मारेंगे कल्चरल मार्क्सिस्ट, पर आपको समाज के दायरे के बाहर फेंक देंगे। तो इट्स योर सोशल डेथ, इट इज नॉट योर फिजिकल डेथ, बट आपकी सोशल डेथ हो जाती है। इस तरह से नकारात्मकता आपके साथ जोड़ दी जाती है। जैसे नेतन्याहू, पुतिन और मोदी जी को मास मर्डर, हाँ, उनको मास मर्डर बना दिया, डीह्यूमनाइज कर दिया, डेमोनाइज कर दिया। तो इससे लोग डरते हैं, और इसीलिए वो पॉलिटिकली करेक्ट होने की पॉलिटिकल करेक्टनेस, आई वाज कमिंग टू दैट दे हैव क्रिएटेड अ फ्रेम ऑफ पॉलिटिकल करेक्टनेस। सो यू हैव टू बी ऑलवेज विद इन दैट फ्रेम। आप उससे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो इट इज योर सोशल डेथ। इसके बारे में बताइए, पॉलिटिकल करेक्टनेस क्या है? क्योंकि आजकल तो बहुत चलता है कि आप किसी को कुछ बोल नहीं सकते, फटाफट बुरा लग जाता है। इवन आप चाहो आपकी राय भी लगे तब भी आप पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश करते हो, क्योंकि अगर किसी को उनके लुक्स पर कॉल आउट कर दो, उनके जेंडर के लिए कॉल आउट कर दो, उनकी मैरिज के लिए कॉल आउट कर दो, सोसाइटिकल स्ट्रक्चर के लिए कॉल आउट कर दो, तो आप हेट मॉन्गर हो, आप इस्लामोफोब हो, आप होम्योफोब हो। तो ये सब वर्ड्स क्यों पॉपुलर हो रहे हैं? क्या है ये सब? इसको बोलते हैं वेपनाइजेशन ऑफ लैंग्वेज। वो भाषा का शस्त्र बना देती हैं। तो जैसे इस्लामोफोब, तो इस्लामोफोब के साथ इतनी नकारात्मकता जोड़ दी है कि
ये स्टैंप मेरे ऊपर ना बैठे, कोई मुझे इस्लामोफोब ना बोले, इसलिए लोग इस्लाम ने कुछ भी किया तो उसके बारे में बोलने की हिम्मत नहीं रखते। मतलब दे कैन डू एनीथिंग, दे आई मीन कुछ जैसे आपने सुना होगा कि यूके में ग्रूमिंग गैंग्स करके कुछ इशू हुआ था कि पाकिस्तान के उनको पुरुषों ने, ग्रूमिंग गैंग्स नाम दे दिया, पर वो पाकिस्तानी ग्रुप्स थे पाकिस्तानी ग्रुप्स थे वहाँ की जिन्होंने लड़कियों को वहाँ टारगेट की किया, छोटी टीनेज, बच्चियों को, नॉट ओनली टीनेजर्स, इवन 8 इयर्स और लड़कियां भी पकड़ी गई हैं, उनका लैंगिक शोषण किया। 1 2 10 50 लड़कियों का नहीं, हजारों लड़कियों का। और कई सालों से ये चलता रहा, लेकिन उनकी सरकार में ये दम नहीं था कि उसको कॉल आउट करें। उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया उसके ऊपर, केवल इसलिए कि दुनिया हमको इस्लामोफोब ना बोल दे। तो इस्लामोफोब शब्द से इतनी नकारात्मकता उन्होंने जोड़ दी है। और जब थोड़ा बहुत बोलने की नौबत आई तब उन्होंने क्या बोला कि साउथ एशियन मैन, दे नेवर सेड पाकिस्तानी मैन। हाँ, इस पर एक बात चलती है कि अगर आप कुछ बुरा कर रहे हैं तो आप साउथ एशियन, और अगर आप अच्छा कर रहे हैं तब आप पाकिस्तानी। करेक्ट। सो दैट इज द आइडिया ऑफ वोकिज्म बेसिकली। तो यू सी दिस वोकिज्म इन इंडिया टू? वेरी मच, बहुत बहुत बड़े पैमाने पे। क्योंकि क्या होता है कि वेस्टर्न कंट्रीज में जो हो रहा है उसकी कॉपी करने में हम धन्यता मानते हैं। तो वी फील दैट बीइंग ट्रेंडी, बीइंग मॉडर्न, बीइंग प्रोग्रेसिव इज कॉपिंग वेस्ट। तो ये जेंडर फ्लूइडिटी, तो जेंडर फ्लूइडिटी, ये बहुत खतरनाक बातें हैं। मतलब ये सोसाइटी को कोलैप्स करने वाली। ये तो जैसे मैंने बोला कि फैमिली इंस्टीट्यूशन को खत्म करना है। फैमिली इंस्टीट्यूशन करने के लिए ही ये सब किया जा रहा है कि जेंडर आइडियोलॉजी को प्रमोट करना, ट्रांसजेंडरिज्म को प्रमोट करना, सूडो फेमिनिज्म को प्रमोट करना, सेक्सुअल रिवोल्यूशन को प्रमोट करना, टू मच ऑफ सेक्सुअलिटी। और उसका उन्होंने एक थियरी बना दी है। उनका ये उनकी विशेषता है कि कोई भी चीज़ की वो बहुत स्कॉलरली थियरी बना देते हैं, उसको स्कॉलरली ऑरा दे देते हैं और उसकी एक थियरी बना देते हैं। तो लैंगिकता की उन्होंने एक थियरी बनाई है, एक इरोस एंड सिविलाइजेशन, ऐसा एक उन्होंने ग्रंथ लिखा था। हर्बर्ट मैर्क्यूज करके एक प्रोफेसर थे जो वन ऑफ द ओरिजिनेटर्स ऑफ दिस वोक आइडियोलॉजी। तो उन्होंने ये ग्रंथ लिखा जिसमें उन्होंने ये कहा कि लैंगिकता को मुक्त छोड़ देना चाहिए। देयर शुड बी नो लिमिटेशन ऑन नो बाउंड्रीज, नो लिमिटेशंस ऑन योर सेक्सुअलिटी। यू शुड लेट योर सेक्सुअलिटी फ्री। और ऐसा करेंगे तो पूरी दुनिया में आनंद और शांति फैलेगी, ऐसा उनका कहना था। और कई लोगों को ये सच लगा और कई लोग, अच्छे लोग भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए। और आज वही लोग बोलते हैं कि हमारी गलती हो गई, कि इससे आनंद और शांति तो नहीं फैली पर केवल इससे विकृतियां फैली है। बट जो परिणाम होना था वो तो हो चुका है अभी। मतलब वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज ऑलमोस्ट ऑन द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स बिकॉज देयर फैमिलीज ऑन द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स। उनकी परिवार व्यवस्था खत्म होने वाली है, मतलब खत्म हो रही है, करीब करीब हो चुकी है। तो इसलिए उनकी संस्कृति खत्म हो रही है। तो इसलिए परिवार को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका अटैक होता है परिवार के ऊपर। उसी के लिए ये सेक्सुअलिटी, ट्रांसजेंडरिज्म ये सब खड़ा करते हैं, केवल उसी के लिए। आई थिंक आई कैन रिलेट विद दैट, क्योंकि अभी क्या है, जेंडर फ्लूइडिटी जो हो गया, LGBTQ हो गया, जेंडर स्टे हो गया, और फेमिनिज्म के नाम पर शादी से जो दूर होने की बात आ गई है। इवन कि अब बच्चे नहीं करने हैं, कुत्ते या बिल्ली को ही एज अ चाइल्ड कंसीडर किया जा रहा है अब। तो आई थिंक ये सभी फैमिली जो एज ए इंस्टीट्यूशन उसको ख़त्म करने की ओर ये जा रहा है। और वेस्ट में तो हम देख ही रहे हैं कि ये किस तरह से इसने पैर फंसा रहे हैं कि वहाँ पे लोग इवन डॉग भी बन गए हैं कि वी आइडेंटिफाई एज अ डॉग, आई आइडेंटिफाई एज अ वुमेन। और इससे आप मतलब लेफ्ट ने इसे प्रमोट तो किया, पर आप ये नहीं देख पा रहे हैं कि इससे विमेन राइट्स को कितना नुकसान पहुंच रहा है। एग्जैक्टली। एक्चुअली वो LGBTQ जो बोलते हैं, तो दे आर सेइंग दैट व्हाट यू आइडेंटिफाई विथ इज मोर इम्पोर्टेंट। देयर इज नथिंग लाइक ऑब्जेक्टिव ट्रूथ और ऑब्जेक्टिव रियलिटी। ये उनका सिद्धांत है। तो जब ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है ही नहीं कोई, तो देन आप जो बोलेंगे वही ट्रूथ है, उसको ही मानना पड़ेगा। तो व्हाट यू आइडेंटिफाई विथ इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज बायोलॉजिकल रियलिटी ऐसी कुछ है ही नहीं, ऐसा उनका कहना है। बहुत गंभीरता से ये बोलते हैं। और अगर मैं आइडेंटिफाई करता हूँ कि मैं लेडी हूँ, तो देन मुझे विमेंस वॉशरूम यूज करने की भी परमिशन होनी चाहिए, दो आई एम अ मैन। तो व्हाट अबाउट द प्राइवेसी राइट्स ऑफ विमेन?
दे आर ट्रैम्पल्ड अपॉन, बट उसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनको अच्छाई की उनको कोई पड़ी नहीं है, उनको नैतिकता की कोई पड़ी नहीं है, उनको सिर्फ संघर्ष खड़ा करना है, उनको सिर्फ अराजकता खड़ी करनी है, उनको फैमिली को खत्म करना है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। इफ आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज अ डॉग, दैट इज कॉल्ड एज क्वियर, क्यू, LGBTQ, तो देन यू हैव टू आल्सो एक्सेप्ट दैट। हाँ, और मुझे पे ये दबाव है कि मैं उसे एक्सेप्ट करूं, वरना आई एम अ होमोफोब। एग्जैक्टली। तो उन्होंने उसके लिए वो जो आपने कहा जैसा कि भाषा की वेपनाइजेशन ऑफ लैंग्वेज वो क्रिएट कर उससे दिया। एक खतरनाक 2 मिनट में आपको बोलता हूँ। हाँ। उन्होंने एक शब्द बनाया टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। हाँ, ये भी मैंने बहुत सुना। तो उसका मतलब है कि वेस्टर्न कंट्रीज में अब पुरुषों को ये लगता है कि मेरा पुरुषत्व अगर मैं दिखाऊंगा तो टॉक्सिक माना जाऊंगा, तो वो छुपाने के लिए लोग अपने पुरुषत्व का दमन करते हैं। और महिलाओं को बताया जाता है कि आपने हर एक बात पुरुष जैसे करनी चाहिए, तो हर एक काम आपने पुरुष जैसा करना चाहिए। तो महिलाओं को इक्वल अधिकार होने चाहिए, ये सही बात है। उनको हर एक काम उनको करने का मौका मिलना चाहिए, ये भी सही है, लेकिन करने का तरीका उनका अपना होना चाहिए। हाँ, उनकी एनर्जी ही आपने दबा दी। एग्जैक्टली, बिकॉज वीमेन हैव गॉट सम स्पेशल क्वालिटीज एंड स्पेशल टैलेंट्स, तो लेट देम यूटिलाइज दोज टैलेंट्स। नो, व्हाई आर यू मेकिंग देम डू एवरीथिंग लाइक मेन? हर एक बात पुरुषों जैसी करो, ये क्यों सिखाया जाता है? तो स्त्रियों का स्त्रीत्व खत्म कर दिया जाता है, पुरुषों का पुरुषत्व खत्म किया जाता है, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि फैमिली खत्म हो जाएगी। हाँ। तो हर एक चीज का अंजाम अल्टीमेटली यही होने वाला है कि फैमिली को खत्म करना है। मुझे लगता है ये कल्चर पे भी आता है, क्योंकि हमारी तो सभ्यता बहुत पुरानी है, हम सभ्यतागत देश रह गए, रशिया भी वो रह गया, चीन भी वो रह गया, इसीलिए हमारी सोसाइटी इतनी बंधी हुई है और हम देश प्रेमी पले बड़े होते हैं। और हमारी जो सभ्यता है वो आधार है इस चीज़ का कि हमारे में शुरू से एक्सप्लेन किया गया है कि विमेंस की क्या क्वालिटीज है और वो किस तरह से समाज को हेल्प करती हैं, और पुरुषों की क्या क्वालिटीज है और वो समाज को किस तरह से मिलजुल के बैलेंस करते हैं। पर उस पर वो लोग अटैक कर रहे हैं। अब क्या है, मैं वापस से इंडिया पर आना चाहूँगी इससे, कि हमने देखा है कि रिसेंटली जब भी LGBTQ की कोई बात होती है या वोकिज्म पर कोई बात होती है, कांग्रेस उसे बहुत आके सपोर्ट करती है, और सॉर्ट ऑफ जो हमारी करंट गवर्नमेंट है वो उसको एक बैलेंस अप्रोच लेके चलती है। तो जो हमारी करंट सरकार है, मोदी सरकार है, उसको रिग्रेसिव बता दिया जाता है, क्योंकि फिर वही आ जाता है कि अगर आप दक्षिणपंथी हो या इस तरह के हो तो आप रिग्रेसिव हो, क्योंकि आपका बहुत पुराना धर्म और आप अभी भी उसे मान रहे हो। और तो पर मैं ये बोलना चाह रही थी कि क्या कांग्रेस इज़ द न्यू कम्युनिस्ट पार्टी? क्योंकि जितने भी कम्युनिस्ट नेता हमने, प्रसेनजीत रॉय या किसी को भी देख लीजिए, जो रिसेंटली सब कांग्रेस में शिफ्ट हो गए। तो राहुल गांधी की जो विचारधारा है वो भी हम नोटिस करें तो वो कम्युनिज्म की तरफ ही जा रहे हैं। तो इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि ये जब कल्चरल मार्क्सिज्म का थ्योरी उन्होंने रखा सबसे पहले, तब उन्होंने कई बातें लिख के रखी है कि हम ये संस्थाओं का विध्वंस जो है वो कैसे करेंगे। मतलब ये सब मैं नहीं बोल रहा हूँ, उन्होंने खुद लिख के रखा है। और उसमें उन्होंने कई बातें लिखी है कि हम फैमिली को ख़त्म करेंगे, हम सेक्सुअलिटी को प्रमोट करेंगे, हम ट्रांसजेंडरिज्म को प्रमोट करेंगे, ये भी लिखा है, सब कुछ लिखा है। उसमें उन्होंने एक बात लिखी है, क्योंकि उन्हें ये पता था कि कम्युनिज्म के नाम पे लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट नहीं होने वाले हैं, तो उन्होंने ये लिखा है कि हर एक देश में वहाँ की कम से कम एक पॉलिटिकल पार्टी हमारे कब्जे में होनी चाहिए और हम करेंगे, ये उन्होंने लिखा है। तो आप देखेंगे आज USA में डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो करीब करीब कम्युनिस्ट पार्टी जैसी बन गई है। भारत की कांग्रेस पार्टी जो है वो करीब करीब कम्युनिस्ट पार्टी जैसी बन गई है। कांग्रेस वाज ऑलवेज अ लेफ्ट ऑफ सेंटर पार्टी। नेहरू जी खुद मार्क्सिस्ट थे, बट वो लेफ्ट ऑफ सेंटर थे। हाँ। अब जो पिछले 20 सालों में ऐसा हो गया है कि लेफ्ट ऑफ सेंटर से एक्सट्रीम लेफ्ट तक चली गई है पार्टी। तो अभी वो इट इज साउंडिंग मोर लाइक अ कम्युनिस्ट पार्टी। और ये कल्चरल मार्क्सिज्म के आइडियाज है, वोकिज्म के आइडियाज है, वो सरासर पूरी तरह से वो लोग बोलते हैं कांग्रेसमैन, स्पेशली, एंड अनलेस दे डू दैट दे हैव नो प्लेस इन कांग्रेस। अगर वो कोई ये बातें चाहता नहीं भी है तो उसको अपना मुंह बंद रखना पड़ेगा। हाँ, जैसे शशि थरूर का जो मामला, शशि थरूर का मामला हो रहा है। आई एम श्योर देयर कई लोग ऐसे होंगे कांग्रेस में जिनको ये पसंद नहीं है। आप उनको प्राइवेट में पूछेंगे कि ये ट्रांसजेंडरिज्म आपको अच्छा लगता है क्या, तो मुझे बिल्कुल पूरा यकीन है कि वो बोलेंगे नहीं यार ये बराबर नहीं है।
लेकिन वो बात नहीं कर पाएंगे कभी, क्योंकि पार्टी में अगर रहना है तो आपको ये सब चीजों को सपोर्ट करना पड़ेगा। ये सिस्टम भी कांग्रेस में खत्म हो गया है कि लोकतंत्र है ही नहीं। नहीं। वो लोकतंत्र की मांग जरूर करते हैं कि उनके अनुसार भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है, पर पार्टी के अंदर ही नहीं है, बात तो यही है। इसके बाद सर, क्योंकि हमारी काफ़ी लंबी बातचीत हो चुकी है, मैं आपकी बुक्स पर आना चाहूँगी। आज आपकी जो बुक लॉन्च हो रही है, भारत दैट इज़ इंडिया, उसमें आपने लैंग्वेज पर भी बात की है कि किस तरह से हमारी लैंग्वेजेस को हमसे छीनने की कोशिश हुई है, उसको मुगलीकरण किया जा रहा है। हमने इस पर रिसेंटली कई वीडियोस भी बनाए हैं कि किस तरह से हमारी सभ्यता का मुगलीकरण किया गया है, किस तरह से वेस्ट उसको क्लेम करता है। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए आप। एक्चुअली कैसा है कि भारत की असली पहचान क्या है, इसके ऊपर मैंने ये पुस्तक लिखी है। भारत दैट इज इंडिया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कहती है इंडिया दैट इज भारत। तो मेरा कहना है कि इंडिया दैट इज भारत इज नॉट आवर आइडेंटिटी। आवर आइडेंटिटी इज भारत दैट इज इंडिया, बिकॉज वी आर भारत बेसिकली। व्हाई वी आर भारत? बिकॉज वी आर अ सिविलाइजेशनल स्टेट। भारत ये एक सिविलाइजेशनल स्टेट है। हमारी संस्कृति के ऊपर हमारा राष्ट्र आधारित है। हमारे राष्ट्र का आधार संस्कृति है। राजकीय आधार पर हमारा देश खड़ा नहीं है, हमारा देश सांस्कृतिक आधार पर खड़ा है। और इसलिए भारत की आइडेंटिटी जो है वो भारत ये हमारी आइडेंटिटी है, इंडिया ये हमारी आइडेंटिटी नहीं है। ये पहली बात हो गई। और इस आइडेंटिटी के आधार क्या होते हैं? भाषा होता है। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था 1921 में कि ब्रिटेन का जो आक्रमण है ये केवल राजकीय आक्रमण नहीं है, ये आक्रमण है भाषा के ऊपर है, ये हमारी शिक्षा के ऊपर है, ये हमारी संस्कृति के ऊपर है। तो इनका विरोध करना है तो ये इन सभी लेवल्स पे हमको उनका विरोध करना पड़ेगा। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि स्वभाषा, स्वशिक्षा, स्वराज, दीज आर द वेरियस फैसेट्स, ये अलग अलग पहलू है जिनके ऊपर हमको ब्रिटिशों का विरोध करना पड़ेगा। हम केवल राष्ट्रीय विरोध करेंगे तो कल दूसरा कोई आके उसी तरह की अगर पॉलिसी चलाएगा तो फिर क्या फ़ायदा है? तो मतलब गोरे अंग्रेज की जगह काले अंग्रेज हो गए, और यही हो गया अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में। तो स्वभाषा, स्वशिक्षा, स्व संस्कृति, स्व का जो आग्रह होना चाहिए, हमारा स्व क्या है, हु आर वी, हमारी आइडेंटिटी क्या है, और उसके हिसाब से हर एक बात देश में होनी चाहिए। तो ये जो बदलाव है ये अभी आ रहा है धीरे धीरे, ऐसा मुझे लगता है। कई बातें ऐसी हो रही है कि जिसमें हमारे स्व का ख्याल रखा जा रहा है, और ये प्रक्रिया जो है ये और तेज़ होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम खुद को नहीं पहचानेंगे तो हम खुद के जो प्लस पॉइंट्स है, जो हमारे बलस्थान है, वो हम नहीं समझेंगे। और वो अगर हम ही नहीं समझेंगे तो दुनिया उसको क्यों रिकग्नाइज करेगी? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वी हैव टू अंडरस्टैंड हु वी आर। हमारी पहचान क्या है, हमारा बल किस में है, हमारे प्लस पॉइंट्स कौन से हैं। ये आपने बहुत, मुझे लगता है ये पॉइंट हमारे यूथ को समझने की बहुत ज़रूरत है। और अभी रिसेंटली बीते सालों में प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर बहुत अच्छा काम किया, डीकॉलोनाइजेशन करके। उन्होंने जो हर चीज़ का है कि स्वदेशी अपनाओ, डीकॉलोनाइजेशन करो, ये जो नाम बदलने की हो गई, इस पर लोग क्वेश्चन बहुत उठाते हैं कि इन सब की ज़रूरत क्या है। पर मुझे लगता है अगर आपको अपनी संस्कृति ज़िंदा रखनी है तो आपको इस रास्ते जाना ही पड़ेगा। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था जब हमें स्वतंत्रता मिली, पर क्योंकि तब यहाँ पे काम नहीं हो पाया उस चीज़ पे, हम लेट हुए हैं। लेकिन अगर फाइनली काम हुआ है तो वी शुड वेलकम इट डेफिनेटली। तो आपकी बुक्स इन्हीं पर बात कर रही है। जैसा मैंने बताया कि हमारी पहचान क्या है, मेरी पुस्तक में उसके अलग अलग पहलू मैंने बताए, एक एक आप सिर्फ गिनाता हूँ। पहला है भारत इज द क्रैडल ऑफ लैंग्वेज एंड सिविलाइजेशन। तो भाषा और सभ्यता का मूल स्थान भारत है। भाषाएं जो है यूरोप की 3 छोड़ के बाकी सब भाषाएं उनका रूट भारत में है। एशिया की कई भाषाएं उनका रूट भारत में है। तो दुनिया को भाषा हमने दी है और संस्कृति हमने दी है। तो कैसे दी है बहुत विस्तार से मैंने लिखा है। दूसरा है भारत दुनिया का पहला ज्ञानाधिष्ठित समाज था। तो ज्ञान की जो अलग अलग शाखाएं हैं उनकी शुरुआत भारत में हुई। मैथमेटिक्स शुरुआत भारत में हुई, क्योंकि 0 अगर नहीं बनता तो मैथमेटिक्स आगे बढ़ता ही नहीं था। तो जो 0 to 9 ये जो हमारी संख्या प्रणाली है उसके वजह से मैथमेटिक्स का प्रोग्रेस हुआ। तो ये भारत में शुरू हुआ।
मेडिसिन, सर्जरी, इनकी शुरुआत भारत में हो गई। महर्षि सुश्रुत और महर्षि चरक हमने सुना होगा कि इन्होंने सबसे पहले मेडिसिन और सर्जरी की शुरुआत की। तो ये हमारे यहाँ हुआ। धातु शास्त्र हम जिसे बोलते हैं, मेटालर्जी, उसकी शुरुआत भारत में हुई। फिर रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री, उसकी शुरुआत भारत में। कोई भी आप ज्ञान शाखा ले लीजिए, उसकी शुरुआत जो है वो पहले भारत में हुई, और यहाँ से फिर ज्ञान जो है पूरी दुनिया में फैला। वो कैसे फैला उसका भी मैंने पूरा विस्तार से वर्णन दिया है कि भारत से ज्ञान पहले यूरोप में कैसे गया, एशिया में कैसे गया, जापान, चाइना में कैसे गया, पूरी तरफ हमारा ज्ञान कैसे पहुंचा, इसका पूरा प्रमाण के साथ मैंने उसमें लिखा है। और एक पहलू है कि भारत दुनिया की सबसे पहली आर्थिक महासत्ता थी। 1000 एडी तक पूरी दुनिया का जो जीडीपी है उसका 33-35% जीडीपी भारत में हुआ करता था। तो वी वर इकोनॉमिक सुपर पावर ऑफ दैट एज, वर्ल्ड्स फर्स्ट इकोनॉमिक सुपर पावर। हम ऐसे क्यों बने, ये भी मैंने उसमें लिखा है, कैसे बने, क्यों बने। और फिर एक बात है कि जो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज हम जिसे बोलते हैं, मानवीय मूल्य, जैसे विचार स्वातंत्र्य, डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ थॉट, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, इंक्लूसिविटी जिसके नाम से सब लोग बात करते हैं, इन सभी मूल्यों का जन्म भारत में हुआ। डेमोक्रेसी भारत में सबसे पहले बनी। फ्रीडम ऑफ थॉट हजारों वर्षों से हमारे यहाँ मौजूद है, तो हमें किसी ने सिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब मैंने उसमें समझाया है, उसके प्रमाण दिए हैं कि सिर्फ क्लेम करने से कुछ नहीं होता है, हमको उसको प्रमाण देने पड़ते हैं। तो प्रमाणों के साथ मैंने ये सब लिखा है, और इसीलिए हमने ये पहचानना चाहिए कि ये है हमारा भारत। तो अगर कोई हमें बताएगा कि आप पैट्रियार्कल हो, आप डिस्क्रिमिनेशन करते हो, तो इसका उत्तर हम दे सकते हैं। फ्रीडम ऑफ थॉट आपके यहाँ नहीं है, आप फैसिस्ट हो, तो भारत जैसा फ्रीडम ऑफ थॉट दुनिया में कहीं में भी नहीं था आज तक, और आज भी नहीं है। तो ये हमको लोगों को बिल्कुल ठोस सबूतों के साथ बोलना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट ने अपने एक पूरा एकेडमिक इकोसिस्टम खड़ा कर दिया है। उनके पास है कि वो आते ही बोलते हैं कि देखो हमारे पास फैक्ट्स हैं। क्योंकि हिंदू धर्म और भारत के जो धर्म है, जो भारत में पैदा हुए, उन धर्मों में जबरदस्ती नहीं है कि आप इसके ऊपर विश्वास रखो। कोई जबरदस्ती नहीं करता। आप नास्तिक हो फिर भी आप हिंदू हो सकते हो। तो ये हिंदुइज्म का ग्रेटनेस है कि देयर इज नो कंपल्शन दैट यू मस्ट बी अ बिलीवर। आवर ट्रेडिशन टेल्स अस टू बी अ सीकर, कि आप अपनी मुक्ति का मार्ग जो है वो आप खुद ढूंढो, आप खुद ढूंढो, आप अपना अपना रास्ता ढूंढो। पूरा आपके पास उसका फ्रीडम है। तो ये फ्रीडम देने वाला केवल हमारा देश है। और क्या है, विदेशी या वेस्ट के लोगों को आदत है सभ्यतागत राज्यों को सिखाने की, कल्चर, संस्कृति, पॉलिटिकलाइजेशन, सब कुछ, जबकि शुरुआत हमसे ही हुई। उनका जब साम्राज्यवाद पूरी दुनिया में था, तो लोग बोलते कि दिस इज व्हाइट मैन्स बर्डन, मतलब गोरे लोगों के ऊपर ये एक बोझ है कि पूरी दुनिया को सभ्य बनाना है। टू सिविलाइज द एंटायर वर्ल्ड इज अ व्हाइट मैन्स बर्डन, विच इज अ कंप्लीट स्टूपिडिटी आई वुड से, बिकॉज हम तो हजारों वर्षों से हम सिविलाइज्ड है। सिविलाइजेशन का मतलब ही हमने दुनिया को समझा है। हाँ, ये चीज होती है। हमारे देश में भी ऐसे एलीट है जिन्होंने जो बोलते हैं कि अंग्रेजों ने आके हमको चीज सिखा के गए हैं। हमें कैसे सिखा के जाएंगे? हमने दुनिया को सिखाया है। हाँ, सभ्यता यहाँ से शुरू हुई है। तो ये थोड़ा सा ये ब्राउन सिपोइज वाली चीज हो गई है। बट आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। पर मैं आखिरी में आपसे ये पूछना चाहूँगी, मैं मांग करूंगी सॉर्ट ऑफ कि आप यूथ को एक मैसेज दें कि किस तरह से लिबरलिज्म को समझा जा सकता है, मार्क्सवाद को समझा जा सकता है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को किस तरह से एक्टिव हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस सिनेरियो को समझने के लिए, और उन्हें किस तरह से काम करना चाहिए, क्योंकि युवा अभी पॉलिटिकली फोकस में है, हर जगह उनको भड़काया जा रहा है, तो वो किस तरह से सही दिशा में काम करें। तो आप एक हमारे व्यूअर्स के लिए ये बता दें। संदेश देने इतना मैं कोई बड़ा आदमी तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जितना मैं समझता हूँ मैं बताने की कोशिश करूँगा। युवाओं को चाहिए कि मुखौटों के ऊपर ना जाए, उसके पीछे चेहरा क्या है ये समझ लें। कोई अगर आपको कोई चीज़ बता रहा है तो आप उसका इंटेंशन क्या है ये आप समझने की कोशिश कीजिए। ये एक पहली बात हो गई।
दूसरा, अगर कोई भी आपको ये सिखा रहा है कि मॉडर्निटी का मतलब होता है कि अपनी परंपराओं को नकार दो, अपनी संस्कृति को नकार दो, अपने माँ बाप के खिलाफ बगावत करो, तो ये बहुत धोखा आपके साथ कर रहा है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप पहले ये ठंडे दिमाग से सोचो कि आपको जो व्यवस्था है उसको पूरी तरह से ध्वस्त करना है या उसमें इम्प्रूवमेंट करना है। अगर ध्वस्त करना है तो क्या आपको जो ध्वस्त करने को सिखाते हैं उनके पास ऐसी कोई क्षमता है कि उसकी जगह कोई नई व्यवस्था वो खड़ी कर पाएंगे? क्योंकि ऐसी क्षमता आज तक तो उन्होंने कभी दिखाई नहीं है। तो ये समझना चाहिए कि अगर व्यवस्था खत्म हो जाएगी तो क्या होगा? केवल अराजकता पैदा होगी, केवल हिंसा पैदा होगी, और उसमें से जो गरीब लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, वही पीसे जाएंगे, वही उनका ही बलि जाने वाला है। तो जिनके लिए आप ये सब करना चाहते हो वही अगर उसमें मरने वाले, तो ये इस रास्ते को अपनाने से क्या होने वाला है? तो ये सोचना चाहिए। बिकॉज क्या होता है कि ये बहुत अट्रैक्टिव लगता है, उसको बहुत ग्लैमराइज किया जाता है, उसको बहुत रोमांटिसाइज किया जाता है। क्रांति को बहुत रोमांटिसाइज किया है ये लोगों ने, बट वो रोमांटिसिज्म जो है उसके बियॉन्ड जाके आप देखोगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस समझोगे, उसके पीछे का मकसद समझोगे, इंटेंशन समझोगे, तो आपको ध्यान में आएगा कि इसके पीछे भागने में कोई फायदा नहीं है। आज तक कभी भी ये सक्सेसफुल नहीं हुआ है। जैसा आपने कहा कि कोई भी देश में लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के ऊपर जाके कोई प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी निर्माण हुई, ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है। तो ऐसा अगर नहीं है तो क्यों नहीं, ये सोचना चाहिए। क्योंकि क्या है कि 1990s तक ये लोग समझ चुके थे, बट अब जो नई जनरेशन आ रही है वो पिछले करीब करीब 30-35 सालों में उन्होंने ये देखा ही नहीं है कि कहीं लेफ्ट आइडियोलॉजी आने से क्या होता है। तो उनको अभी थोड़ा सा जो मेमोरी लॉस पूरे समाज का होता है ना, वैसा मेमोरी लॉस शायद हो गया है। ऐसा मुझे लगता है कि समाज को अभी ये याद नहीं है कि लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी आएगी तो देश में उसका क्या अंजाम होता है। तो ये समझाना पड़ेगा कि आप थोड़ा सा इतिहास देखो कि जहाँ भी लोग भूल जाते हैं 2014 से पहले भारत का क्या हाल था। तो अभी थोड़ी छोटी भी चीज़ लगती है कि ऐसा क्यों है, लेकिन 14 के पहले उससे 100 गुना बड़ी भारत कितना कमियां होती थी, हो चुका था, कितने आतंकवादी हमले होते थे, इकोनॉमिकली हम कितने वीक हो चुके थे, सिक्योरिटी पे, जियोपॉलिटिक्स पे, ये अभी समझना बहुत मुश्किल है। तो एक सीधी सी बात है कि सोवियत यूनियन था, कई सारे उसमें देश थे, उसके साथ ईस्टर्न यूरोप भी उनके साथ जुड़ा हुआ था। तो बिल्कुल जैसे पैक ऑफ कार्ड जैसे वो कोलैप्स हो गए। जब गोर्बाचोव ने बोला कि अभी मैं किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं करूंगा, मैं मेरे टैंक्स नहीं भेजूंगा, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, ये सब जो ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज थी, तो द मोमेंट उसने बोला कि मुझे जबरदस्ती नहीं है, तो सबने कम्युनिज्म छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? अगर उसमें थोड़ी भी अच्छाई होती, थोड़ा भी प्लस पॉइंट होता, तो कोई लोग तो उठ के बोलते कि नहीं हमको ये चाहिए। किसी ने भी नहीं बोला। लाइक पैक ऑफ कार्ड्स इट कोलैप्स्ड। तो जिन्होंने अनुभव किया है लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी से अगर देश चलेगा तो क्या होता है, जिन्होंने अनुभव किया है वो लोग बोलते कि ये बिल्कुल हमको नहीं चाहिए। मतलब लॉन्ग टर्म अगर आपको जाना है तो आपको सॉर्ट ऑफ राइट विंग या नेशनलिस्ट, तो आपको ये देखना चाहिए कि जिन्होंने अनुभव किया उनका ओपिनियन क्या है उसके बारे में। जिन्होंने कभी अनुभव ही नहीं किया तो उनको तो सब वो रोमांटिसाइजेशन है वही अच्छा लगता है, वही सच रिबेल बन जाओ। हाँ, रिबेल बन जाओ, क्रांति करो। लेकिन वो करने से क्या होता है, क्या अंजाम होता है, ये जिन्होंने देखा है उन्होंने तो जब मौका मिला तब उन्होंने छोड़ दिया। तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो आज कोई आपको समझा रहा है, कोई भुला रहा है और फिर से कई रोमांटिक बातें बता रहा है और सामाजिक न्याय और इन सब बातों के पीछे अपना एजेंडा चला रहा है, लॉलीपॉप दिखा रहा है। हाँ। तो वो लॉलीपॉप मत खाइए क्योंकि वो जहर है। बस मैं इतना ही कहूँगा। थैंक यू सो मच सर। तो मैं व्यूअर्स पे फिर से वापस आऊँगी और मैं कहना चाहूँगी कि बातचीत हमारी आपसे बहुत अच्छी रही। हमने सीखा कि किस तरह से कम्युनिज्म ने हमारी सोसाइटी को जकड़ा हुआ है। हालांकि हमारे यूथ ने बहुत ही डिसेंटली इस पे काम किया है, पॉलिटिकली अवेयर है। आप और पॉलिटिकली अवेयर होइए, क्योंकि दूसरा पक्ष आपको क्या ऑप्शन दे रहा है। एक तरफ आपके पास बढ़ता हुआ राज्य है, देश है, और दूसरी तरफ है उस बढ़ते हुए राज्य को तोड़ने वाले लोग।
तो उस पर सोचने की ज़रूरत है। बाकी आपको लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा और ज़्यादा समझना है तो आप अभी जो कि और पुस्तकें हैं, जैसे भारत दैट इज़ इंडिया तो है ही, इसके साथ टर्माइट्स और असत्यमेव जयते भी हैं। आप उन्हें ज़रूर पढ़ें। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें हमारे साथ नए गेस्ट होंगे, नई बातें होंगी। और एक बोलता हूँ सिर्फ, टर्माइट्स जो है वो हिंदी में भी वामपंथी दीमक इस नाम से उपलब्ध है। वामपंथी दीमक नाम से इनकी टर्माइट्स बुक हिंदी में भी है। हिंदी व्यूअर्स के लिए है कि अगर आपको इंग्लिश में नहीं पढ़नी तो आप हिंदी का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड विद न्यू गेस्ट। आई एम प्रतिभा शर्मा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आपको। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद एंड सी यू लेटर। बाय बाय।